अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टेबल टॉक के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं शायरा हैं, ब्रॉडकास्टर हैं और तहकीकी काम भी करती फ़राह मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती टाइम में से हमें कुछ लम्हात जो है वो हमारे लिए वक्फ किए। शुक्रिया इम्तियाज़ साहब आपका कि आपका भी वक्त बहुत कीमती है और फिर आप अपनी जॉब से टाइम निकाल के इतनी दूर से आना घर पे इंटरव्यू के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक शायरी क्या है? शायरी इंसान के अंदर के जो जज्बात होते हैं ना, आप उनको किसी न किसी तरीके से या शेर में ढाल लें या फिर मिसरे में वो नसर में ढाल लें। अगर अफ़साना लिखते हैं तो उसमें भी आपके जज्बात भी होते हैं और इसके अलावा आप देखते हैं कि इर्द गिर्द के माहौल को भी देखते हैं और अपने मुल्क के हालात को भी देखते हैं, फिर दुनिया के हालात को भी देखते हैं। वो सारे मिल के तो शायर के लिए तो वो एक डिफरेंट सा हो जाता है। जी बिल्कुल ये ऐसा। ज़रूरी नहीं होता है कि प्यार मोहब्बत की बात करें। जी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ जो है नशेब व फ़राज़ के होते हैं और उनमें उसके जो तजर्बात हैं वो उसकी भी रोशनी होते हैं, में ज़िंदगी में भी कई नशे व फ़राज़ आते हैं, तो वो भी आपके शेर के तौर पे सामने आ जाते हैं। अगर शायर हैं तो शायर के बारे में कहते हैं कि शायर होता है या नहीं होता। नहीं होता है। शेर सही। आप तभी कह सकते हैं कि जो कोई अल्लाह ने देन दी हुई हो तो। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसमें से कोई पढ़ के सुना दें, मुख्तसर सा कोई जो आपको पसंद हो या कोई खासे की चीज़ हो आप समझती हो कि यार जी। पसंद तो मुझे सारी किताब है क्योंकि मैंने लिखी है और मुझे अपना वतन पसंद है तो ये भी बहुत पसंद है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताती हूँ कि इसमें पढ़ के बताने से बेहतर है कि आप खुद पढ़ेंगे कि इसमें तमाम सूबा जात है। अच्छा। सुबह सिंध, सुबह पंजाब और मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया है जी, सुबह सिंध से लिया। अच्छा, सुबह से। सुबह सिंध कराची से हमने सफ़र शुरू किया, तो सुबह सिंध में कराची से फिर ठट्ठा है, बम्बोर, फिर बदीन और जाम शोरो, फिर हैदराबाद, नवाबशाह, थरपारकर, दादू, सेवन शरीफ, सखर, खैरपुर और नौशहर, फिरोज, हाला, लाड़काना, मोहनजोदाड़ो और शिकारपुर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लगातार है या लगातार ऐसे तरीके से आते तो जाए ना। एक शहर में कितने टाइम रहे आप? एक शहर में मेरा ये नहीं है कि मैं एक दफ़ा इकट्ठा ही रह ली। अच्छा अच्छा, मतलब एक बार दफा बार एक जाना सिटी होता चले है। गए फिर नहीं, बार बार अगर एक सिटी में जाना हो, फॉर एग्जांपल कराची में तो 3-4 बार जाना हुआ तो मुख्तलिफ जगह देख ली इस ठीक तरीके ठीक से। ठीक। और हत्ता कि मैंने रूरल एरियाज तक देखे और फिर वहाँ से सूबा बलूचिस्तान में एंटर हो जाते हैं। तो सूबा बलूचिस्तान के भी शुरू किया मैंने कोयटा से, क्योंकि एंटर हो तो कोयटा, फिर मेहरगढ़ में आते हैं, फिर पशीन, फोर्ट मनरो, सिब्बी, कलात, मकरान, चमन, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, दौरा लाई, जोब और फिर सुबह पंजाब में आ गए। तो जोब से आप चले ना तो आप डी आई खान में भी एंटर होते हैं, डी जी खान की तरफ से भी आ सकते हैं लेकिन डी आई खान की तरफ से भी आ सकते हैं। तो मैंने जो कि सफ़र डी आई खान की तरफ से किया था तो मैंने फिर डी आई खान से शुरू किया और डी आई खान के साथ फिर मियाँ वाली, फिर कालाबाग आता है, फिर सादकाबाद आता है जिसको अहमदपुर लम्मा भी साथ आता है और रेंजा खान, पतन मनारा, फिर भावलपुर आता है, उच्च शरीफ आता है, जोलिस्तान आता है, फिर मुल्तान, साहिवाल, हड़प्पा, फैसलाबाद। ये मुल्तान जो है इसी के साथ आगे भावलपुर भी है। तो जंग है, फिर टोबा टेक सिंह है। अच्छा, इसमें एक मैं आपको बताऊं कि जहाँ जहाँ हमारी रोमानवी दास्तानें थी ना मुंसलिक, जैसे कि शशि पुन्नू हो गया, जी, हिरण जैसे जंग में हीर रांझा और मिर्ज़ा हीरा। साहिबा की है, वो स्टोरी भी मैंने लिखी है उसमें। अच्छा, वो टच दिया सा। जी, वो भी पूरी पूरी स्टोरी लिखी है। और फिर अक्टूबर 26 से गुजरा, पाकपट्टन, ओकाड़ा, चुनिया, कसूर। कसूर में बाबा बुल्ले शाह के बारे में भी लिखा है और अपने सिंगर्स के बारे में लिखा है जो जो वहाँ के होते थे।
जो लोग फोक मौसीकी थी। जितनी फोक मौसीकी और वहाँ के जितने भी सिंगर्स हुए हैं, हमारे एक्टर भी हुए हैं, उनके बारे में भी लिखा अच्छा, हुआ है। वो भी डाटा है इसमें। जी, वो भी डाटा है इसमें। इसमें सूफिया कराम का भी है, जो वहाँ जिस इलाके में सूफिया कराम थे उनके बारे में भी है तफसील इसमें। और छांगा मांगा है, फिर लाहौर आ जाते हैं, शेखुपुरा, हिरन मिनार, ननकाना साहिब, गुजरात। गुजरात में सोनी मेवाल आते हैं फिर जी। तो अहमदाबाद, वजीराबाद, गुजरांवाला। और पंजाब तो आपको पता है हमारा बहुत बड़ा है, सियालकोट, खारियाँ, जानते हैं और जानते हैं कि ये शायरी के हवाले से और तहकीक में क्या क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फराज साहब, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपनी गुनगुन मसरूफियात में से हमें वक्त दिया। शुक्रिया इम्तियाज साहब आपका कि आप इतने दूर से आए। तो ज़ाहिर है सब बिज़ी होते हैं अपनी जॉब्स में, अपने कामों में, तो इतना टाइम निकाल के आना किसी के पास, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये आपके मैंने मजमूए देखे और आप शायरी करती हैं, तहकीकी काम आपका काफ़ी है इस हवाले से। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लिखने पढ़ने का शौक, शायरी का शौक कैसे हुआ? लिखने पढ़ने का शौक जैसे वो सब कहते हैं ना कि कोई ना कोई जीन्स में होता है, तो वो तो जीन्स में था कि मेरे फादर भी थे, फिर मेरे बहनोई भी पोइट हैं और उनके भी 11 मजमूए आ चुके हैं। नाम फादर का बताइए। मेरे फादर का नाम है करम शालवी, और मैंने पर्शियन भी उन्हीं से सीखी थी, पढ़नी भी माशाल्लाह। तो बाकी ये लिखने का ज़्यादा शौक़ था। और शुरू में जब बचपन में क्लास स्कूल में थी तो लिखना शुरू किया था। जब उनको दिखाया कुछ, एक तो न्यूज़पेपर में भी बेचे, वहाँ भी प्रिंट हो गए, लेकिन फादर ने कहा कि अभी तो तुम इधर लग गई तो तुम्हारी पढ़ाई उधर रह जाएगी, इसलिए पहले तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो ज़ाहिर है लेकिन लिखने खाने का साथ साथ चलता रहा कि छोटी छोटी हम, कभी मैंने कोई लिख ली, स्टोरी लिख ली, उनको बता देती थी, कोई छोटी मोटी नज़म लिख ली फिर उनको बता दिया। तो स्कूल में इसी वजह से फिर वो डिबेट्स में भी बोलना, तो सारा कुछ उसमें शामिल हो जाता था। तो ये तो वहाँ से ही शुरू हुआ। फिर दरमियान में वो रुक गया, क्योंकि आपको पता है स्टडी की तरफ जब इंसान करता है तो स्टडीज़ भी ऐसी थी कि मुझे कोई शौक़ था कि मेडिकल की तरफ जाए। तो मैट्रिक में जाके जब हुआ कि वहाँ पे हमारी साइंस टीचर चली गई, और साइंस टीचर जब गई तो दूसरी साइंस टीचर कोई ना आए। तो हम साल के मिड में थे, तो उस वक्त कुछ तो गर्ल्स को उन्होंने भेज दिया दूसरे सिटी में जी, जहाँ पे तो कुछ दूसरे स्कूल्स में चली गई। लेकिन मुझे तो वहाँ कंटिन्यू करना पड़ा, और फिर दोबारा उस पर आर्ट्स पे आ गए। तो वो एक तशनीगी थी जहन में। तो उसको बाद में मैंने जब मैं कर रही थी इधर एफ़ए किया, एफ़ए के साथ साथ होम्योपैथिक कॉलेज था इधर लियाकत बाग के पास, वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खुला। तो मैंने कहा कि मैंने वहाँ पे भी एडमिशन लेना है। अब पेरेंट्स ने कहा कि आप दिन को इसको उधर पढ़ेंगी कॉलेज में, शाम को उधर पढ़ेंगी, तो हमने तो फीस देनी है, हम दे दिया करेंगे, लेकिन बात यह है कि हमें कामयाबी चाहिए। यह ना हो कि या तो ये स्टडी रह जाए या वो स्टडी रह जाए। तो वो तो चूँकि शौक़ था, इस वजह से ले लिया सर पे। बहरहाल सुबह एक कॉलेज में जाते, शाम को दूसरे कॉलेज में, तो इस तरह चलता रहा। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो साथ ही होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से भी मेरे 4 साल कंप्लीट हो गए। आप होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं? होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। ग्रेजुएशन की, और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का रिजल्ट तब आया कि जब मेरी शादी हो चुकी थी, और फिर उसके बाद मास्टर किया, क्योंकि फादर के थे कि सभी मास्टर सब ने किया हुआ तो आपने करना है। तो मेरे फादर इन लॉ से उन्होंने कहा कि अगर आप थोड़ा वेट कर लें तो फिर तो मैं मास्टर करवा के दे दूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मास्टर करेगी। तो मैंने बाद मास्टर किया। मास्टर उर्दू में? जी नहीं, मैंने MBA किया है। अच्छा, MBA। मुझे ये बताएं कि पहला शेर कब कहा, कोई याद है आप? पहला शेर तो मेरा ख्याल मैं कोई 8th 9th क्लास में थी कि वो छोटी सी एक नज़्म जो
कुछ चिड़िया के ऊपर कोई हमने इस तरह करके लिखी थी। फिर उसके बाद जो कि बंदिश हो गई थी कि आपने अभी नहीं लिखना, अभी ये नहीं करना, इस तरफ नहीं आना, क्योंकि अगर मैं लग जाती उधर तो शायद मैं स्टडी से थोड़ा पीछे रह जाती। कि पेरेंट्स का ये था कि कुछ पोजीशंस भी आए एजुकेशन में तो तभी अच्छा होता है, सिर्फ पास हो के आप आगे निकल गए तो फिर फ़ायदा नहीं होता। जी बिल्कुल दुरुस्त। तो लेकिन वो लिखती रहती थी, चलता रहता था, तो वो तो पता नहीं अब किधर गया, क्योंकि आपको पता है कि जब शादी होती है ना तो जी जब जाते बिल्कुल, वो हैं दूसरे जिम्मेदारी घर होती में थी, तो फिर एक सारा कुछ ट्रैक उधर चेंज रह हो जाता जाता है। है। बिल्कुल, वो तो एक अलग से ही एक दुनिया है, बिल्कुल। उसकी अपनी मसरूफियत है, उसके अपने तकाजे हैं। मुझे ये बताएं कि पहला मजमूआ कब आया? पहला मजमूआ जो कि मेरा नर्सरी है, मैंने पाकिस्तान पे एक बुक लिखी। पाकिस्तान को मैं बड़ी लकी हूँ कि मैंने घूम फिर तो खुद देखा है, और जिस तरीके से मैंने देखा उसी तरीके से मैंने उसको लिखा है। सिर्फ उसमें हर सिटी के बारे में जो मैंने लिखा है वो उसकी सिटी की जो हिस्ट्री और वजह तस्मिया वो रिसर्च से ली है, तो बाकी मेरी अपनी यादें हैं। ठीक है। इसको सफ़रनामा लोग कहते हैं, लेकिन सफ़रनामा नहीं कह सकते क्योंकि इसमें सारे फैक्ट्स फिगर्स हैं। और सफ़रनामे में तो ये होता है ना कि आप अपनी बातें भी लिखें, ये किया वो किया, मैंने वो काम इसमें लिखा है। हाँ, इस तरीके से पता चलता है कि मैं वहाँ मौजूद हूँ, कोई एक आध जुमले से पता चलता है। तो मैंने तमाम सूबे इसमें कवर किए हैं, शुमाली इलाका जात, कबायली इलाका जात, वो सारे जो देखे थे, तो इस वजह से वो भी कवर किए। और हर सिटी के बारे में कि आप एंटर होते हैं तो किधर से आप जाए, तमाम मोनूमेंट्स के बारे में उसमें है, तमाम तालीमी अदारों के बारे में है, दूसरे अदारों के बारे में है, मज़ारात है, सब सूफिया कराम के बारे में है, और सकाफती तहजीबी जी सब सकाफती सकाफती तहजीबी सब कुछ है अदबी उसमें। तो पता कि आपको वहाँ के बाज़ार गलियाँ वो भी मिलेंगी, और बाज़ारों में हर सिटी का एक ना एक कोई डिश होती है, बड़ी प्रोमिनेंट सी होती है, तो वो भी उसमें आपको मिलेगा कि किस जगह पे आप जाके खाए हो तो आपको वो डिश मिलेगी, और कहाँ की क्या मशहूर है, वहाँ के लोगों के बारे में तो पता ये चलेगा। कब आई, ये कब छपी? ये 2010 में छपी है, ये मेरी बुक है, आपको बताती हूँ ज़रा उठाते हुए भी 1.5 किलो है जी ये। बिल्कुल ऐसे ही तो माशाल्लाह। ये तो बड़ी ज़ख़ीम किताब है जी और जी काफ़ी काम इस पे किया। 1300 यादों का सफ़र पेजेस की है। जी पाकिस्तान, जी। यादों का सफ़र पाकिस्तान यादों का फरमाएं। सफ़र इसका नाम क्यों लिखा गया कि मैं, जैसे आपने बताया है, ब्रॉडकास्टर में रेडियो पे करती हूँ, रेडियो प्रेजेंटर के तौर पे। तो प्रोग्राम जब शुरू किया तो मैनेजमेंट ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के बारे में करें। तो उस वक्त चूँकि मैं ये किताब स्लोली लिख रही थी, अपनी यादें इकट्ठी कर रही थी, तो तब ये फिर मैंने आवाज़ के ज़रिए पूरा पाकिस्तान वहाँ उनको सैर कराए, अपने लिसनर्स को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये काम आपका तहकीकी काम साथ चल रहा था, साथ आप रेडियो पाकिस्तान पे आ गई क्या? नहीं कौन नहीं से नहीं, मैं यूके में रहती हूँ। अच्छा, यूके कब गई यहाँ से? यूके गए हुए 25 साल हो गए। अच्छा, जी। यानी कि आप ये काम आपने यहाँ किया? वहाँ किया। वहाँ किया? वहाँ किया। अच्छा, वहाँ से यहाँ आके घूम फिर के गई, फिर आपने नहीं, मैं पहले घूम फिर चुकी थी, आपके पास स्टडीज़ के सर्टिफिकेट है? दौरान भी घूमे फिरे, और फिर जो दरमियान में होता था ना, जैसे आपने एफए कर लिया तो कुछ छुट्टियाँ होती है कुछ महीनों के लिए, फिर वो ये होता है तो कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते थे। फॉर एग्जांपल यूनिसेफ का पहला एक प्रोजेक्ट था, तो ऐसे ही जनाब हमने शुगर मेले में अप्लाई कर दिया, तो उधर सेलेक्ट हो गए, तो उसके थ्रू भी काफ़ी कुछ कंट्री के हिस्से देख लिए। तो फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ उस वक़्त मैं कर रही थी, तो दोनों कॉलेज भी अटेंड कर रही थी, और साथ ही फ्रेडरिक नोमन फाउंडेशन में वो उन्होंने ज़्यादा ऑफ़र की, यूनिसेफ से उधर चले गए। तो पेरेंट्स ने कहा भी इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप इधर एग्ज़ाम देते हैं, आपको थोड़ी सी छुट्टियाँ होती हैं, आप वो प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से वो उनका जो काम होता था रूरल एरियाज़ में, हाँ, जो एनजीओज़ का या इसी का पूरा एक बड़ा तहकीकी काम होता है, वो बड़ा प्रैक्टिकली जो है सारी चीज़ें देखनी पड़ती। तो इस हिसाब से कोई सारे पाकिस्तान देख लिया। आपने सारा पाकिस्तान देखा बाय और रोड आप देखा। यूके चली? बाय रोड देखा। बाय रोड देखा,
आपने ऑब्जर्व किया, नोट्स लिए, लिखा, लिखा नहीं नोट था, किया, नोट लिखा नहीं था, सब यादाश्त कुछ की याद क्या? था। बड़ी अच्छी यादाश्त सब था। और कुछ फिर याद आप चली था। गई इंग्लैंड। जी इंग्लैंड किस साल में गई? इंग्लैंड अब से 25 साल लगा दें तो 98 में, 98 99 ऐसे इसके 99 करीब के जी गई। बिल्कुल। आप वहाँ चली गई, शादी आपकी हो चुकी थी। जी शादी हुई तो वहाँ बैठी हुई आपने आपको अपॉर्चुनिटी मिली रेडियो के हवाले से। रेडियो के हवाले से। ठीक, अब बताएं। तो वहाँ पे जो कि स्कॉटलैंड में मैं ग्लासगो सिटी में रहती हूँ, तो वहाँ पे है रेडियो आवाज़ है, ठीक तो है। वहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये पहला प्रोग्राम शुरू किया, साथ साथ बुक भी बनती गई। और मतलब कि ये इतना अच्छा प्रोग्राम मेरा हुआ कि इसमें मुझे आवाज़ एफएम की तरफ से बेस्ट प्रेजेंटर का अवार्ड भी मिला। माशाल्लाह, ठीक। और साथ ही फिर ये बुक जो है ना, फिर लिख चुकी थी, साथ साथ लिख भी रही थी, फिर उसको रिवाइज भी कर दिया कि इन द मीन टाइम मुझे कैंसर हो गया। और कैंसर के दौरान जो भी मुसद्दा पड़ा था, तो मेरा बड़ा बेटा हॉलीडेज पे आया तो वो इसको लेके इधर आ गया मुसद्दे को। फिर उसने ये प्रिंट करवाई खुद ही, ये खुद ही उसने, मतलब कि वो कहते हैं ना कि सारा कुछ करवाया उसने मुझे गिफ्ट दिया है प्रिंट करा के। वो सौदा ले आया था, उसने कहा कि मैं अपनी माँ को ये गिफ्ट देता हूँ। वो आता था जब स्टडीज़ कर रहा था तो उसके दौरान आता था। तो ये किताब को कहते हैं, मेरे आवाज़ एफएम वाले कहते हैं कि हमारा बेबी है। तो ये किताब मैंने की है, आपको मैं बताऊँ कि किसके नाम, आप ऐनक भी लगानी पड़ जानी है कि ये मैंने की है अपने जीवन साथी के नाम। और साथ लिखा है कि जिसकी हौसला अफजाई और साथ से मैं ये काम मुकम्मल कर सकी। और हसन और हमजा के नाम जो मेरा सरमाया है यहाँ पे। दो मेरे बेटे हैं, एक का नाम हसन है और एक का हमजा है। और अपने हस्बैंड का नाम इसलिए की है कि मेरे इस सफ़र में उनका साथ बहुत है। उनकी हौसला अफजाई के बगैर बहुत हौसला अफजाई है, अगर वो इतना साथ ना देते तो शायद मैं ये काम भी ना कर सकती। अतः कि जब मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था कैंसर का, तो इसको मैं रिवाइज कर रही थी, मैं दोबारा से इसको एक नज़र देख के, तो बड़ा मुश्किल होता था उस वक्त बैठना भी। तो ये मुझे ले जाते थे दूर, एक वहाँ लॉक होती है, झील को लॉक कहते हैं, तो उसके किनारे गाड़ी खड़ी कर देते थे। तो वो मैं वहाँ बैठ के फिर वो उसको सारा रीराइट करती रहती थी। इस तरीके से बुक बनी। आपका शेरी मजमुआ कब आया पहला? तो शेरी मजमुआ पहला मेरा आया 2017 में। 2017 नहीं 2000, हाँ 2017, ये 2010 में आई। 10 आई, ठीक। तो ये 2017 में आया, एक लंबी जुदाई। तो ये मैंने ये नाम किया मैंने अपने पेरेंट्स के। मेरे वालिद हैं करम शालवी साहब और वालदा मोहतरमा रहमत बीबी के नाम, जिनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा। तो ये पहला, ये मुझे मेरे छोटे बेटे हमजा ने उसने प्रिंट करा के तो उसने गिफ्ट कर दिया। तो तीसरा मेरे अपने हाथ में आ गया। और ये तीसरा मजमुआ जो है इजाज़त तुमको देती हूँ, इसका जो उन्वान है, सब पहले तो ये होता है कि फेसबुक पे एक दफ़ा लगाया कि इजाज़त तुमको देती हूँ, बुक आई तो सबने मुबारकबाद दी, तो काफ़ी उस पर आया जी नाम देखभाल के रखना चाहिए कि ये नाम ख़वातीन को नहीं सूट करता। हालांकि इसकी एक बैकग्राउंड है। फिर मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा जब किसी जुमले की, किसी लफ्ज़ की बैकग्राउंड करना पता हो, जो किसी ने कहा है, तो उस वक्त तक एतराज़ नहीं करना चाहिए। और ये मेरी नज़्म है इजाज़त तुमको देती हूँ। ये उस वक्त मैंने लिखी कि जब ड्यूरिंग कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा था, एक वक्त ऐसा आ गया था कि मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था। तो ऐसे लग रहा था कि बस आखिरी वक्त आ गया, ख़ुद को इंसान को ऐसे लगता है। तो वहाँ हॉस्पिटल में मैंने नर्सेस से कहा कि मुझे एक पेपर और पेन चाहिए। तो वो थोड़ा हैरान हुई कि इधर इसको ब्लड लगा हुआ है, तो ये तब मैंने नज़म लिखी थी इजाज़त तुमको देती हूँ। ये सुनाएं ज़रा हमारे जी, काफ़ी बड़ी, काफ़ी लंबी है। तो कोई सुना दें।
तो ये फिर मैंने अपने हस्बैंड अच्छा। के नाम लिखी थी, इजाज़त तुमको देती हाँ हूँ। हाँ हाँ, क्या बैकग्राउंड है। जी, तो ये उसका बैकग्राउंड ये था, तो फिर इसी का टाइटल भी यही मैंने रख दिया, इजाज़त तुमको देती हूँ। और इसका इंतसाब भी जो है ना, वो मैंने अपने जीवन साथी इफ्तिखार अशरफ मलिक और अपने घर की रौनक है हसन इफ्तिखार, हमजा इफ्तिखार, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मरियम हसन, फायज़ा मलिक, और ये दोनों मेरी बहुएँ हैं, और अली हसन, अरसन हमजा, सालार हसन और बुरहान, इनके नाम या उनके बच्चे हैं तो अच्छा। सबके नाम किए। तो नज़्म कुछ यूँ है कि मुझे जानम भुला देना, हाँ, इजाज़त तुमको देती हूँ, बहुत अच्छी नई दुनिया बसा लेना, इजाज़त तुमको देती देती। हूँ। कठिन रस्ते अगर रोके तेरे इन बढ़ते कदमों को, न घबराना न रुक जाना, इजाज़त तुमको देती हूँ। अंधेरों में मेरी यादें अगर बेचैन कर दे तो कुछ आंसू बहा लेना, इजाज़त तुमको देती हूँ। अगर भूले से बच्चे पूछ लें हालत मेरी तुमसे, लबों को अपने सी लेना, इजाज़त तुमको देती हूँ। मेरी चाहत के तोहफे तुम जला कर राख कर देना, फ़ज़ा की नग़्म की सुनना, इजाज़त तुमको देती हूँ। अगर बैठे किसी महफिल में आए ज़िक्र मेरा भी, तो तुम अनजान बन जाना, इजाज़त तुमको देती हूँ। अगर फिर भी ख्याल आए किसी लम्हे मेरा तुझको, झटक देना, भुला देना, इजाज़त तुमको देती हूँ। मैं अपने खाली इन हाथों से कर छोड़ूं तेरा दामन, खिले फूलों को चुन लेना, इजाज़त तुमको देती हूँ। सभी ने छोड़ कर जाना है इस दुनिया फ़ानी को, न लब पर गम कोई लाना, इजाज़त तुमको देती हूँ। और आखिरी शेर गौरतलब है कि फरा को है यकीन ऐसा, करोगे तुम नहीं हरगिज़, मेरा मत मानना कहना, इजाज़त तुमको देती हूँ। वाह जी, तो बहुत अच्छी सबका ख्याल है कि इजाज़त है कि मैंने इजाज़त वापस ले ली है। तो ये इजाजत तो आपने दे दी थी, लेकिन वो माहौल किस्मत को वो मंजूर नहीं था कि ऐसी कोई, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है। और वो लम्हा जब इंसान ऐसी स्टेज पे होता है, जी मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में होता है, ये वही जानता है कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं। बिल्कुल और एक औरत के नाते इंसान जब अपने, औरत कभी ये ऐसी इजाज़त नहीं देती है, नहीं देती। लेकिन आपने इतना दिल कुशादा किया और मैंने बड़े खुले दिल से इजाज़त दी उनको, और मुझे ये भी पता था कि उन्होंने ऐसा नहीं करना, तो तभी शायद आखिरी इसीलिए तो शेर नहीं में कर कह दिया दिया। आपने, आपको पता था ऐसा नहीं करना, तो आपने कहा चले मेरा भरम रह नहीं जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं थी, वैसे ही बस इजाज़त खुले दिल से दे दी। चलिए अच्छी बात है। जी अच्छा मुझे बताएं कि इंग्लैंड में रही आप और आपके 2 मजमूए भी आ गए, और ब्रॉडकास्टिंग कैसे शुरू की वहाँ, और वहाँ का तजुर्बा कैसा रहा, और आप कैसे प्रोग्राम करती हैं? वहाँ का तजुर्बा बहुत ही अच्छा रहा। तो ब्रॉडकास्टिंग कोई ऐसा सच है मेरे लिए नई चीज़ नहीं थी, कि जैसे स्टूडेंट लाइफ से डिबेट में भी हिस्सा लेना, बोलने के लिए तो हर वक्त बोलना पड़ता ही था। फिर उसके बाद एनजीओज में आते थे, तब भी ये होता था कि प्रेजेंटेशन ज़रूरी होती थी, क्या प्रोजेक्ट की कितना काम किया उसके प्रेजेंटेशन दें। तो उस वजह से ब्रॉडकास्टिंग में ऐसा कोई नहीं था प्रॉब्लम। और कभी कभी ये होता था कि एनजीओज में जब करते थे तो टीवी पे और रेडियो वाले वो भी आ जाते थे इंटरव्यूज वगैरह लेने के लिए। तो उस वजह से वो तो एक समझे ना पुराना एक शौक भी था, और वो सारी प्रैक्टिस भी हुई हुई थी। तो वहाँ पे कोई ऐसा काम करने में मुझे मुश्किल नहीं पेश आई। तो किस किस्म के प्रोग्राम करती हैं, क्या मौजूद प्रोग्राम मैंने जब स्टार्ट लिया आवाज़ एफएम पे, तो मैंने जैसे आपको बताया कि उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम करें। तो पाकिस्तान के हवाले से मैंने ये जो किताब लिखी है, यादों का सफ़र, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम यादों का सफ़र है, तो ये पाकिस्तान पे मैंने 4.5 ईयर में ये बुक जो है जैसी थी, पूरे पाकिस्तान की मैंने आवाज़ के ज़रिए सैर कराई। तो बहुत पॉपुलर हुआ प्रोग्राम, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भी वहाँ बहुत रहते हैं, और जैसे जैसे वो चलते थे बताती थी, ऐसे लगता था वो मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं। तो इसके अलावा जर्मनी से, हॉलैंड से, कनाडा से, अमेरिका से,
यूके के दूसरे सिटी से, वहाँ से भी लोग साथ साथ जुड़ते गए लिसनर्स, और वो कहते कि हम वेट करते हैं, क्योंकि हालांकि टाइमिंग्स का बड़ा फ़र्क होता था, लेकिन फिर भी वो कहते कि हम इस दिन के लिए, एक संडे को होता था मेरा प्रोग्राम, तो वो कहते कि हम ये टाइमिंग्स फिक्स रखते हैं कि आज हम जाग के सुनेंगे। तो फिर कॉल्स भी आती थी उनकी वहाँ से, तो इसी पे फिर मुझे बेस्ट प्रेजेंटर का अवार्ड भी मिला। फिर ये बुक लॉन्च भी वहीं पे पहली हुई, और जब बुक लॉन्च हुई तो हॉल के अंदर ही मेरे जो है ना बुक 500 पाउंड तक की तो सेल हो चुकी थी हॉल के अंदर ही। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ यूके की सिटीज़ की जो है ना लाइब्रेरीज, उन्होंने ख़रीदी है मेरे से ये बुक, खुद मंगवाई है, कम से कम 12 लाइब्रेरी से मंगवाई है। तो और सब ये बताएं कि आपके नज़दीक शायरी क्या है, शायरी को कैसे देखती हैं आप? कुछ लोग तो कहते हैं ना कि शायरी दिल लगी होती है, तो मेरे ख्याल में शायरी जो होती है ना वो आपके अपने जज्बात का इजहार भी होता है। फिर आपके इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं, मुल्की हालात, दुनियावी हालात और अपने जज्बात, वो सारे मिला के तो एक शायरी का रूप धार लेते हैं। के बजाय आप नसर में एक सिंपल वर्ड लिखें तो वो आप शेर के हुलिये में कभी दरबार नसर भी देते हैं। लिखी इसके नसर, अलावा? ये जो किताब है ये छोटी तो नहीं है, 1300 सफ़ों की बिल्कुल है। ऐसे ही नहीं, मैं अदबी हवाले से बात कर इसके रहा हूँ। अलावा नसर जो है ना, मैंने एक बुक मेरी तैयार है, सच्ची कहानी है, वो मैंने, वो भी नसरी है किताब, तस्नीफ अभी प्रिंट नहीं करवाई। और एक मेरा प्योर रिसर्च वर्क है समा, कवाली, कवाली का मतलब कि कैसे समा शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, और कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, फिर सहाबा कराम के हवाले से, फिर सूफिया कराम के हवाले से, और फिर उसमें ये भी बताया गया कि कब पहले समा का क्या था, तस्वीर क्या थी, समा क्या था, कवाली कैसे बनी, और फिर कवाली को अब क्या रूप दे दिया गया है, बतदरीज उसमें जो चेंजेस आई हैं वो भी लिखी गई हैं। जो इर्तिका हुआ, और फिर उसमें जो अदब आदाब होते हैं वो भी लिखे, कितना स्टेज होना चाहिए, किस तरीके से वो बैठते हैं कवाल आके, पहले वो रंग आते हैं, और ये सारा कुछ उसमें मैंने लिखा, लेकिन अभी प्रिंट नहीं करवाई। ठीक है, वो चले, वो तो हो ही जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, कभी ना कभी तो प्रिंट हो ही जाएगी। वो आपको कोई बेटा या बहू आपको प्रिंट करके दे देगी गिफ्ट। मुझे ये बताएं कि हौसला करना पड़ेगा उसको जी प्रिंट कराने में। जी बिल्कुल, वो एक बड़ा कोई बड़ा इशू ना बन जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे फिरके हैं, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, तो इसमें हम ना फंस जाए। जी बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि फिर कवालियाँ तो आपने काफ़ी सुनी होंगी, बहुत सुनी। तो सबसे अच्छी कवाली कौन सी अच्छी लगी, और सबसे अच्छा कवाल जो है वो कौन है आपका? कवाली तो कहे ना तो सारी अच्छी होती हैं, क्योंकि कवाली में ये होता है कि सना होती है, अल्लाह की सना होती है या हुजूर की सना होती है। तो कवाल में जो थे हमारे नुसरत फ़तेह अली खान, और दूसरे वो जो थे कवाल जिन्होंने गाया था, मुझे नाम भूल रहा है, आप बताएंगे, ताजदार गुलाम गुलाम फरीद साबरी कवाल जो थे, ये बहुत फेवरेट थे, वो और नुसरत फ़तेह। अच्छा, उन्होंने अपने अंदाज से गाया, वो बहुत उसका खूबसूरत अपनी एक खूबसूरती है उसकी और अपनी। फिर उसके बाद आतिफ असलम ने भी गाई, बहुत खूबसूरत गाई है। क्या मौसीकी जो है वो नाजायज़ है या बुरी चीज़ है आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में तो बुरी चीज़ नहीं है। हम कहते हैं कि म्यूज़िक तो रूह की ग़ज़ा भी होती है। म्यूज़िक आप सुने ना, तो कभी इंसान होता है बड़ा उदास होता है तो उदास म्यूज़िक सुनना शुरू कर देता है, लेकिन ऐसे में अगर उदास म्यूज़िक सुने उदासी में तो फिर आपको मज़ीद उदासी छा जाएगी। और अगर अच्छा आप म्यूज़िक सुने तो शायद आपको कोई बहुत अच्छा ख्याल आ जाए, आप लिख लें। राइटर के ज़हन में तो यही होता है कि उससे भी आपको कई ख्याल आ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छी मौसीकी तो जो है वो आपके कानों को, आपकी समातों को भली लगती है, और आपका रूह को ताजगी बख्शती है, और आप मोटिवेट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। बिल्कुल। अगर कि आप ऐसी मुतवाज़न मौसीकी सुन रहे हैं, या और अगर सैड मौसीकी सुन रहे हैं तो उसका भी अलग मज़ा है। उसका अलग मज़ा है।
और फिर वैसे भी म्यूज़िक का तो हमें जो कि प्रोग्राम करने के दौरान हमें म्यूज़िक भी प्ले करना होता था, तो उसकी भी प्रॉपर सिलेक्शन होती थी। अब जैसे पाकिस्तान पे मैंने प्रोग्राम किया तो उस दौरान सिर्फ पाकिस्तानी मैंने जितने भी था गाने प्ले किए। फॉर एग्जांपल कसूर में गए हैं तो कसूर से तो ताल्लुक़ है हमारी मैडम नूरजहां का, हाँ जी बिल्कुल। उनके गाने प्ले किए, कैसे उन्होंने शुरू किया उनका भी बताया, अपने सिंगर्स के बारे में बताया इसमें। और ईसा खेलवी साहिबा जो उनके मूसा खेल गए, ईसा खेल गए, तो वहाँ पे उनके, तो इस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो भी बचना है। और उसके बाद मैंने अपना प्रोग्राम थोड़ा चेंज किया, क्योंकि जब ये कंप्लीट हो गया पाकिस्तान पे, फिर इंडिया को थोड़ा बहुत कुछ हिस्सा देखा हुआ था, उसके बारे में बताया। और फिर उसके बाद चेंज किया कि आपकी यादें आपके गीत पे आ गए, कि वो एक सेगमेंट रखा कि कोई आता था हमारा गेस्ट, और गेस्ट जो थे वो अपने यादें किसी गाने के साथ उनकी जुड़ी याद है वो बताते थे, तो वो याद बताते थे तो वो कहते थे ये गाने के साथ, इस गाने के साथ। फिर जब वो पहली एक मेमोरी बता देते थे तो मैं उनको एक गाना सुनवाती थी। ये 3 गानों पे मुश्तमिल होता था। एक प्रोग्राम पे। एक प्रोग्राम नहीं, वो एक सेगमेंट था अच्छा, एक प्रोग्राम सेकंड, का, ठीक। जो 1 आवर का होता था। तो दूसरे सेगमेंट में जो है ना मैं किसी और का इंटरव्यू करती थी, तो ये भी बड़ा पॉपुलर हुआ कि लोग जो है ना बड़ा वो कहते कि फ़लाँ की क्या मेमोरी जुड़ी है, तो फिर उनको फ़ोन करते थे कि ये आप जो बता रहे हैं आपने घर भी जाना है, तो ये ना हो कि घर जाए तो खाना ना मिले आपको। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप 25 साल से जो है वो इंग्लैंड में रह रही हैं और गायिकाएँ पाकिस्तान भी आती हैं, हर तो साल आती हूँ। हाँ जी, तो आप क्या फ़र्क महसूस कर रही हैं इन 25 सालों में? यहाँ जो आपकी यादें हैं, यहाँ आपके जो तजुर्बात हैं अपने हैं, और फिर एक दियारे गैर में रहने के जो तजुर्बात हैं, कोई महरूमियत होती होंगी? नहीं, अपना वतन तो अपना ही वतन है, अपनी मिट्टी के साथ तो ज़ाहिर है सबको प्यार होता है, तो मुझे तो अपनी मिट्टी से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, तभी तो ये पहली किताब ही पाकिस्तान पे लिख डाली है। और ये थोड़ा सा होता है कि हमारा पाकिस्तान जिस तरीके से तरक्की करता जा रहा था, अगर अच्छे लीडर्स मिल जाते तो मज़ीद तरक्की करता तो ज़्यादा खुशी होती, लेकिन फिर अपना वतन है। इसके बारे में मैं ना किससे सुन सकती हूँ कोई खिलाफ बात, और ना मैं कर सकती हूँ। औरतों के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें कि औरतों को कैसे अमली मैदान में आना चाहिए, और क्या ख़ास चीज़ है जो आप जैसी ख़वातीन की तरह मुख्तलिफ़ फ़ील्ड पे काम भी करती हैं, मेहनत भी करती हैं और कामयाबी भी हासिल करती हैं? औरत का ये होता है ना जी, औरत का तो एक मेन रोल होता है घर के अंदर भी और सोसाइटी के अंदर भी। सोसाइटी के अंदर ये है कि जब वो अपना रोल अदा करती है और घर के अंदर होता है तो घर के उसने पूरे सिस्टम को चलाना होता है, एक उसके ऊपर एक सिस्टम भी घूम रहा होता है घर का, फिर बच्चों का सिस्टम भी उसी के ऊपर घूम रहा होता है कि उनकी भी उनको गाइड प्रॉपर करना उनकी एजुकेशन पे। तो फिर आपका हस्बैंड जो होता है उसका भी फोकस करना, फोकस मतलब करने का ये नहीं है कि आप उस पर नज़र रखें, बल्कि उसका ये होता है कि आप अपने हस्बैंड के लिए भी उसको भी कंफर्ट दें, और आपस में अगर आपका बहुत ही अच्छा दोस्ताना माहौल होगा तो आपके घर का माहौल अच्छा होगा, तो वो आपकी सेहत पे भी अच्छा असर होता है, आपके ज़हन पे भी अच्छा असर होता है, आप लिख भी सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे तो मैं बढ़ ख़वातीन को यही कहूँगी कि